नमस्कार और स्वागत है। आज हम हरियाणा की सियासत के एक काफ़ी दिलचस्प पन्ने को पलटने जा रहे हैं। नारनौंद विधानसभा सीट और वहाँ के विधायक जस्सी पटवार। 2024 में उनकी जीत हुई और कोई छोटी मोटी जीत नहीं। भाजपा के एक आप कह सकते हैं दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु उनको हराया। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि 1972 के बाद मतलब पूरे 52 साल बाद कांग्रेस का परचम लहराया इस सीट पे। लेकिन इतनी ऐतिहासिक जीत के कुछ ही वक्त बाद अब उन्हीं के खिलाफ थोड़ी असंतोष की आवाज़ें क्यों उठ रही हैं। हमारे पास जो जानकारियां हैं, कुछ तथ्य हैं, वो उनके सियासी सफ़र, हाल के कुछ कह सकते हैं विवाद और ज़मीन पर लोगों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया हैं उसका एक खाका सा पेश करती हैं। तो आइए इन्हीं सब डिटेल्स में थोड़ा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नारनौंद में आखिर चल क्या रहा है। क्यों एक इतनी शानदार चुनावी कामयाबी के बाद भी विधायक के काम और उनकी शैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। और इस पड़ताल को शुरू करने से पहले नारनौंद सीट का थोड़ा मिजाज समझना जरूरी है। जैसा आपने इशारा किया भी, ये पारंपरिक तौर पे कांग्रेस की सीट रही नहीं है। 1972 में जोगिंदर सिंह थे कांग्रेस के, वो जीते थे। पर उसके बाद आप देखिए 5 दशक लंबा अरसा है कांग्रेस यहां से दूर ही रही। इस बीच लोकदल के वीरेंद्र सिंह 4 बार विधायक बने, फिर हवीपा के जसवंत सिंह निर्दलीय राम भक्त भी रहे, बीजेपी के राम कुमार गौतम, इनेलो की सरोज मोर, फिर बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु और 2019 में जेजेपी से दोबारा राम कुमार गौतम। तो 2024 में जस्सी पेटवाड़ की जीत ने इस लंबे पैटर्न को तोड़ा। ये वाकई एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। 52 साल जी, ये तो बहुत लंबा इंतजार हुआ। और कैप्टन अभिमन्यु जैसे स्थापित नेता को हराना, जाहिर है 2024 में जब वो जीते होंगे लोगों की उम्मीदें तो आसमान पर होंगी उनसे। हाँ, स्वाभाविक है, बिल्कुल। इतने लंबे समय बाद पार्टी लौटें और एक इतने मजबूत कैंडिडेट को हराया जाए तो उम्मीदें तो होती हैं। लोगों को लगा कि शायद अब कुछ नयापन आएगा, कुछ बदलाव होगा। लेकिन जैसा कि जो जानकारियां मिल रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि वो शुरुआती जोश था वो अब थोड़ा ठंडा पड़ गया है शायद, और जमीन पर एक अलग ही तस्वीर बन रही है। जस्सी पटवार की अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो भी काफी दिलचस्प है। मैंने सुना वो पहले इनेलो में थे, ये बात सही है? हाँ, उपलब्ध जानकारी तो यही कहती हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो, उसके युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि अभय चौटाला खुद उन्हें पार्टी में लाए थे। हिसार जिला प्रधान की जिम्मेदारी भी दी थी उन्हें। बाद में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी दावा किया था कि जस्सी को इनसो इनेलो की स्टूडेंट विंग उसमें लाने वाले वही थे। तो इन सब पड़ावों के बाद फिर वो कांग्रेस में आए। अच्छा, और 2024 के चुनाव नतीजों का एक विश्लेषण ये भी कहता है कि उस वक्त हरियाणा में इनेलो और जेजेपी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी और कांग्रेस मजबूत हो रही थी। तो शायद इसका भी फायदा मिला। हो सकता है उनके पुराने कॉन्टैक्ट्स की वजह से इन दोनों पार्टियों के जो ट्रेडिशनल वोटर थे उनका भी कुछ हिस्सा कांग्रेस की तरफ आया हो और इसका सीधा फायदा जस्सी पेटवाड़ को मिला। लेकिन अब तो सिचुएशन बिल्कुल अलग दिख रही है। खबरें ये हैं कि वो अब उन्हीं नेताओं पर हमलावर हैं जिन्होंने कभी उन्हें कह सकते हैं कि सियासी रास्ता दिखाया था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, यही तो राजनीति की पेचीदगियां हैं। जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जस्सी पेटवाड़ अब इनेलो और जेजेपी दोनों को ही बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं विपक्ष का, जबकि उनका असली मकसद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का वोट काटना ताकि बीजेपी को फायदा हो। अभय चौटाला की एक रोहतक रैली हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने काफी तीखी टिप्पणी की थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। जी हाँ, उनका तर्क ये था कि अगर अभय चौटाला वाकई बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उन्हें रैली कैथल या कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों में करनी चाहिए जहां बीजेपी मजबूत है। रोहतक में क्यों, जहां बीजेपी वैसे ही थोड़ी कमजोर मानी जाती है। तो उनका आरोप साफ था कि बीजेपी, इनेलो, जेजेपी ये सब मिलकर सिर्फ हुड्डा और कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। और फिर वो जुलाई 2025 में दिग्विजय चौटाला के साथ तो सीधी जुबानी जंग छिड़ गई थी। मामला काफी पर्सनल हो गया था शायद। बिल्कुल, वो बात काफी आगे बढ़ गई थी। दिग्विजय चौटाला ने पब्लिकली उनको अपना चेला कह दिया, दावा किया कि उन्होंने ही जस्सी को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाया। अच्छा, इस पे जस्सी पेटवाड़ ने भी बहुत कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी के चेले नहीं हैं और दिग्विजय चौटाला को याद दिलाया कि वो खुद 3 बार चुनाव हार चुके हैं। ये जो नोकझोंक थी इस सोशल मीडिया पर खूब चली, काफी चर्चा हुई इसकी। और इसके कुछ ही वक्त बाद अगस्त 2025 में मामला और सीरियस हो गया।
पता चला कि दिग्विजय चौटाला की किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर जस्सी पेटवाड़ ने कोई कमेंट किया था। उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। अरे हाँ, जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाला व्यक्ति मोहित नाम बताया गया। वो जेजेपी का समर्थक था और उस पर पहले से ही हत्या, मारपीट जैसे गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। ये जो राजनीतिक टकराव चल रहा है ये तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आम जनता पर इसका क्या असर हो रहा है? क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं या इससे थोड़ी नाराजगी भी बढ़ रही है? देखिए, जमीन से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो मिले जुले हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि भाई राजनीति है, इसमें ये सब चलता है, टकराव होते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, खासकर वो लोग जो पुराने लोकदल से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने शायद 2024 में बदलाव के लिए जस्सी को वोट भी दिया हो, वो इस टकराव से ज्यादा खुश नहीं है। उनकी शिकायत है कि विधायक जी चौटाला परिवार से लड़ने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, उतनी मुखरता, उतना जोर जनता के असल मुद्दों को सुलझाने में क्यों नहीं दिखाते। कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि इस आपसी लड़ाई से असल मुद्दों से ध्यान भटक रहा है। तो ये राजनीतिक दांवपेच तो एक तरफ, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि जनता का ध्यान सिर्फ इन बयानों पर नहीं है, विधायक के अपने आचरण पर, चुनाव के वक्त किए वादों पर भी है। और इसी में एक महंगी गाड़ी डिफेंडर, उसका जिक्र बार बार आ रहा है। ये क्या मामला है पूरा? हाँ, ये मुद्दा पिछले कुछ टाइम से काफी गरमाया हुआ है। बात दरअसल ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान, जैसा कि अक्सर नेता करते हैं, जस्सी पेटवाड़ ने भी खुद को एक आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा नेता इस तरह पेश करने की कोशिश की थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद खबरें आई कि उन्होंने कथित तौर पर एक काफी महंगी गाड़ी लैंड रोवर डिफेंडर, जिसकी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए बताई जाती है, वो खरीदी है। ओहो, और इस पे सोशल मीडिया पर फिर? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई। उपलब्ध जानकारी बताती है कि इस गाड़ी को लेकर खूब मीम्स बने, तंज कसे गए। कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जैसे पहले गरीबी का ढोंग करके वोट लिए, अब अमीरी की चमक दिखा रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति के हवाले से ये भी कहा गया कि चुनाव में तो वो अपने किले मतलब जमीन बेचने तक की बात करते थे और अब करोड़ों की डिफेंडर में घूम रहे हैं। तो ये बात लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बैठ गई है। जाहिर है उनके समर्थक भी होंगे जो इसका बचाव करते होंगे, उनका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, समर्थकों का तर्क ये है कि ये उनका निजी मामला है। अगर एक विधायक अपनी कमाई से, अपने पैसे से गाड़ी खरीदता है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरी तरफ जो विरोधी पक्ष है या आम जनता का भी एक बड़ा तबका है, वो इसे चुनाव के दौरान दिखाई गई सादगी के बिल्कुल उलट मान रहा है। इसे एक तरह से वादा खिलाफी के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई चुनाव में जो इमेज बनाई थी वो अब बदल गई है। गाड़ी और ये राजनीतिक टकराव, इनके अलावा जो चीजें शायद जनता को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं वो है शासन के, विकास के मुद्दे। उस मोर्चे पर क्या शिकायतें हैं? यहाँ तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। सबसे आम और बड़ी शिकायत जो अलग अलग स्रोतों से पता चल रही है वो एक लाइन में है, सुनते हैं पर करते नहीं। लोगों का कहना है कि विधायक जी मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, जैसे बिजली के गलत बिल आ गए, पीने के पानी की दिक्कत है, सड़कें खराब हैं, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ये सब। और ऐसा नहीं कि वो चुप रहते हैं, वो इन मुद्दों को विधानसभा में उठाते भी हैं जोरदार तरीके से, जिसकी तारीफ भी होती है। लेकिन लोगों को जमीन पर उन समस्याओं का हल होता हुआ नहीं दिख रहा। इसका कोई ठोस उदाहरण है आपके पास, कोई स्पेसिफिक मामला? हाँ, जैसे एक मामला सिसाई गांव के वाटर वर्क्स का है। पता चला कि वहां पानी की बहुत गंभीर समस्या थी। विधायक जी ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी, मीटिंग भी की, लेकिन लोगों का कहना है कि उसके बाद उस मामले को उतने जोर से फॉलो अप नहीं किया गया कि वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो पाती। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर भावना कुछ ऐसी बन रही है, सदन में बोलना एक बात है पर काम करवाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ शोर ज्यादा है, काम कम है। और एक तुलना जो बार बार आ रही है वो है पूर्व विधायक कैप्टन अभिमन्यु के साथ। लोग उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? ये तुलना जस्सी पेटवाड़ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सही कहा आपने। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोग अक्सर कैप्टन अभिमन्यु के टाइम में जो विकास के काम हुए थे उनका जिक्र करते हैं,
खासकर सड़कों का नेटवर्क बनाने की बात हो, अस्पताल को अपग्रेड करने की, नए स्कूल भवन बनाने की, लोग इनकी मिसालें देते हैं। उनकी दलील ये है कि जस्सी पेटवाड़ अपने अब तक के कार्यकाल में उन कामों के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आम लोग या विरोधी ही नहीं कह रहे। पड़ोस के सफीदो हलके से बीजेपी विधायक हैं राम कुमार गौतम, उन्होंने भी पब्लिकली एक तरफ जस्सी के मेहनत की तारीफ तो की, पर साथ में ये भी कह दिया कि नारनौन में कैप्टन अभिमन्यु ने विकास के काम ज्यादा करवाए थे। तो ये तुलना अब जोर पकड़ रही है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कि वो विधानसभा में तो काफी एक्टिव हैं, नारनौन के मुद्दे उठाते हैं जोर शोर से। हाँ, और ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप विधानसभा के रिकॉर्ड्स देखें, मीडिया रिपोर्ट्स देखें, तो उन्होंने नारनौंद के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाया है। जैसे मिसाल के तौर पर मार्च 2025 में उन्होंने नारनौंद के सिविल अस्पताल की जो खस्ता हालत थी, उस पर सरकार को घेरा था। उन्होंने फैक्ट्स रखे कि 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत है, पर 7 साल से अधूरा पड़ा है। डॉक्टरों के 52 पद मंजूर हैं, लेकिन 44 खाली पड़े हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। इसी तरह बिजली बिलों में जो गड़बड़ी की शिकायतें थीं, किसानों को जो नोटिस भेजे जा रहे थे, उन पर भी वो काफी मुखर रहे। और सदन में उनकी सक्रियता की तारीफ भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर ये विरोधाभास कहां से आ रहा है? अगर वो सदन में आवाज उठा रहे हैं, तो जमीन पर लोग संतुष्ट क्यों नहीं लग रहे हैं? ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहीं पर शायद एक विपक्षी विधायक की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। जनता का एक बड़ा हिस्सा ये महसूस कर रहा है कि सदन में आवाज उठाना ठीक है, जरूरी है, लेकिन उसका नतीजा जमीन पर दिखना चाहिए। शिकायत यह है कि वो जो विधानसभा की सक्रियता है, वो ठोस कार्रवाई में तब्दील नहीं हो पा रही। अब हो सकता है इसके पीछे सत्ता में ना होना एक बड़ी वजह हो, जैसा कि उनके समर्थक भी कहते हैं, लेकिन जनता को आखिर में समाधान चाहिए। सिर्फ आश्वासन या सदन की कार्यवाही का ब्यौरा शायद काफी नहीं होता। ये जो गैप है, विधानसभा की एक्टिविटी और जमीनी नतीजों के बीच का गैप, यही शायद नाराजगी की मुख्य वजह बन रहा है। इन सब बड़ी बातों के अलावा कुछ और छोटे मोटे विवाद भी सुनने में आए हैं। कोई सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा मामला या चुनाव के समय का कुछ? हाँ, 2-3 और घटनाओं का जिक्र मिलता है। एक तो सितंबर 2025 की घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर नेपाल में कोई विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसकी तस्वीर शेयर की और उसके साथ कथित तौर पर भारत के संदर्भ में कुछ ऐसी टिप्पणी लिख दी, सीख लो, झोला उठाने का मौका भी नहीं मिला। अच्छा। इस पोस्ट की काफी आलोचना हुई, बाद में उन्होंने हटा दी, लेकिन कई लोगों ने इसे एक विधायक के लिए थोड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत माना। इसके अलावा 2024 का चुनाव प्रचार के दौरान की भी कुछ बातें हैं जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उस वक्त उनके कुछ समर्थकों पर जाति सूचक टिप्पणी करने और महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे और इनसे जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। कहा जा रहा है कि इस वजह से दलित और महिला वोटर का एक वर्ग जो उस समय नाराज हुआ था, उसकी वो नाराजगी अभी भी बनी हुई है और जमीनी स्तर पर वो महसूस की जा रही है। कुछ समर्थकों पर दबंगई और गुंडागर्दी के आरोप भी उस दौरान लगे थे। इतनी सारी आलोचनाएं हैं, शिकायतें हैं। जाहिर है जस्सी पेटवाड़ और उनके जो समर्थक हैं, उनका भी अपना पक्ष होगा। वो क्या कहते हैं इन सब बातों पर? उनके समर्थकों का मुख्य तर्क यही रहता है कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। अब ऐसे में विपक्ष के विधायक के तौर पर जस्सी पेटवाड़ के लिए फंड्स लाना या अधिकारियों से काम करवाना वो बहुत मुश्किल होता है। वे अक्सर ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष जानबूझकर विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में काम होने ही नहीं देता। वे जस्सी को एक युवा, एक ऊर्जावान नेता के तौर पर पेश करते हैं जो कम से कम विपक्ष में रहकर सरकार को जगाने का काम तो कर रहे हैं। ये उनका मेन डिफेंस रहता है। तो अब आगे की राह क्या दिखती है? नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ का सियासी भविष्य किस तरफ जाता हुआ लग रहा है? देखिए, जो संदीप मिल रहे हैं उनके हिसाब से इन तमाम प्रतिक्रियाओं और शिकायतों के बाद जस्सी पेटवाड़ ने अब जनता के बीच अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। वो गांव में ज्यादा जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि सिर्फ एक्टिविटी बढ़ाना शायद काफी नहीं होगा।
उन्हें अपनी कार्यशैली, खासकर लोगों की शिकायतों पर फॉलोअप करने का जो तरीका है और अपनी जनसंपर्क की रणनीति, उसमें शायद कुछ ठोस बदलाव लाने होंगे। अगर वे ये जो मौजूदा नाराजगी है इसको गंभीरता से नहीं लेते और ज़मीनी मुद्दों के समाधान पर फोकस नहीं बढ़ाते, तो 2029 का चुनाव उनके लिए वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 52 साल बाद जो जीत मिली है उसे बरकरार रखना आसान नहीं होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटें तो नारनौंद एक बड़ी दिलचस्प कहानी पेश कर रहा है। एक तरफ एक विधायक जिन्होंने दशकों बाद अपनी पार्टी को एक कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ जीत के कुछ ही समय बाद वो कई तरह के विवादों में, जैसे वो महंगी गाड़ी वाली बात, पुराने राजनीतिक साथियों से टकराव, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स उसमें घिर गए, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात, शासन और विकास के मोर्चे पर जनता की जो उम्मीदें थी और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच एक खाई सी नजर आ रही है, जिसकी वजह से पूर्व विधायक के कामों से उनकी लगातार तुलना हो रही है और एक वर्ग में नाराजगी भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामला दिखाता है कि स्थानीय राजनीति कितनी परतदार होती है, कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें नेता का अपना पर्सनल कंडक्ट, उसकी इमेज, उसकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी, उसकी निष्ठाएं, सदन में वो कितनी मजबूती से आवाज उठाता है, और सबसे बढ़कर जमीन पर लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की उसकी नीयत और उसकी क्षमता, ये सारी चीजें मिलकर ही उसकी पॉपुलैरिटी और उसका सियासी भविष्य तय करती हैं। और ये चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब विधायक विपक्ष का हो और राज्य में सरकार किसी और पार्टी की हो। उसे सदन में सरकार को घेरना भी है और उसी सरकार से अपने क्षेत्र के लिए काम भी करवाना है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन है। इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें निकलती हैं जिन पे शायद सोचने की जरूरत है। पहली कि राजनीति में ये परसेप्शन, ये छवि का खेल कितना अहम होता है। आपके निजी फैसले कब पब्लिक क्रिटिसिज्म का मुद्दा बन जाएं पता नहीं चलता। दूसरी, सिर्फ समस्याओं को उठा देना ही काफी नहीं है, उनके समाधान के लिए ठोस कोशिश और नतीजे भी उतने ही जरूरी हैं, खासकर जनता की नजर में। और तीसरा, पिछले नेताओं का काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो अक्सर मौजूदा जनप्रतिनिधि के लिए एक बेंचमार्क, एक कसौटी बन जाता है जिससे उसकी तुलना होती ही रहती है। और अंत में एक सवाल जो ये पूरी स्थिति हमारे सामने छोड़ जाती है वो ये है कि एक विपक्षी विधायक का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पलड़ा किस तरफ भारी होना चाहिए। क्या उसकी पर्सनल स्टाइल, राजनीतिक टकरावों में उसका स्टैंड, विधानसभा में सरकार को घेरने की उसकी क्षमता, क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर उसके क्षेत्र की जो बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर उसके द्वारा किए गए प्रयास, भले ही वो सत्ता में न होने की वजह से कम कामयाब हो, वो ज्यादा मायने रखते हैं। ये सोचने वाली बात है कि लंबे समय में जनता आखिरकार किसे याद रखती है और किसे प्राथमिकता देती है, शोर मचाने वाले को या शायद चुपचाप थोड़ा ही सही पर काम करने वाले को।